नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में हुए दंगों की वजह से 46 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और 25,000 करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेट किया जाता है। जिन एरियाज में दंगे हुए हैं वहां की आप फोटोज देखोगे बाद की तो आप पहचान नहीं पाओगे हमारा इंडिया है या फिर ये सीरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि दंगे कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद शुरू हुए जब इस बीजेपी लीडर ने आकर लोगों को धमकियां दी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दंगे तब शुरू हुए जब मोहम्मद शाहरुख नामक ये इंसान सड़कों पे आकर गोलियां चलाने लगा और वायलेंस स्प्रेड हो गया। लेकिन बाकी किसी और कम्युनल राइट की तरह दोस्तों यहां पर भी एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है कि पहला पत्थर किस साइड से फेंका गया था, पहले किसने आग लगाई थी। ये चीज तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी और इनफैक्ट शायद ना भी हमें कभी पता चले। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लियरली हम बता सकते हैं इस सिचुएशन को देखकर। पहली चीज ये है कि ये जो दंगों का माहौल है ये सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों से नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से क्रिएट किया जा रहा था। तो मित्रों बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। बीजेपी की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही हिंदू मुसलमान शाहीन बाग पर आधारित थी। ऊपर से जब ये बीजेपी लीडर्स रैलीज निकालते थे तो क्या स्लोगन उठाते थे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्रॉब्लम देख रहे हो स्लोगन में क्या है दोस्तों? ये बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं आम जनता को कि तुम हथियार उठाओ, गोलियां उठाओ और उन लोगों पर गोलियां चला दो जिसे तुम गद्दार समझते हो। ये वायलेंस भड़काना नहीं तो क्या है? ये बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे से जाकर लड़ो, एक दूसरे को गोलियां मारो। यहां ऊपर से एक तरफ तो ये पॉलिटिशियंस थे, दूसरी तरफ हमारा गोदी मीडिया था जो दिन भर टीवी पर हिंदू मुसलमान चलाता था। आप जैसे देशद्रोही लेकर आ रहा था, मानसिकता फैलाते हैं जिहाद की, उनके जैसे देशद्रोहियों ने इकट्ठा किया पुलवामा में, आप जैसे देशद्रोहियों ने इकट्ठा किया। और बाद में यही गोदी मीडिया के एंकर्स दंगों की जगह पर उतरते हैं, अपने आप को नायक समझते हैं, कहते नहीं अब तो हम शांति चाहते हैं, प्लीज पीस रखिए, लड़िए मत एक दूसरे से। हालत इतनी बुरी थी इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन डे के दिन तक इन लोगों के वर्कर्स लोगों को डराने का काम कर रहे थे कि बीजेपी को वोट करो, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 8 तारीख को जब पोलिंग बूथ पे वोट डल रहे हैं तो आदमी गली से निकल के आता है, देखिए, और पैदल चल के करीब 50 मीटर 100 मीटर जाके वो बूथ में जाता है। तो उस जगह पे बाकायदा जत्थे बने हुए थे, नारंगी टोपी पहन रखी थी, ये जो अपनी भगवा टोपी, और हिंदू खतरे में है, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू खतरे में है, बिल्कुल डूब जाएगा देश। अरे जहां से वोटर गुजर रहा है वहां पे खड़े होकर देश की सोचो, देश की सोचो। आप देख सकते हैं किस लेवल तक नफरत फैलाई गई थी, एक डर का माहौल बनाया गया था। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लोग इवेंचुअली इस प्रेशर के अंदर आकर एक दूसरे से लड़ने बैठ गए। और यहां पर दोस्तों मैं बीजेपी में मौजूद हर इंसान को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी में एक्चुअली में कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे कि गौतम गंभीर, मनोज तिवारी ने कपिल मिश्रा की स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट एक लोकल बीजेपी वार्ड काउंसलर ने जब दंगे चल रहे थे एक मुसलमान परिवार को अपने घर में बचाकर रखा है उन दंगों से। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, बस प्रॉब्लम यह है कि ये जो लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं बीजेपी के अंदर, ये ओवर पावर कर देते हैं ऐसे अच्छे लोगों को। यहां पर चलो मान लो दंगे भड़काने का काम हुआ, उसके बाद दंगे शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद दंगों को रोकने का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस का रिएक्शन दोस्तों इन दंगों के दौरान बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पुलिस सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें कि पुलिस खुद स्टोन पेल्टिंग करने लग रही थी। ऐसे भी वीडियोस सामने आए जिसमें कि कुछ पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी कैमरास को तोड़ने लग रहे थे। देखो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये कैमरे, दो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं। बे कैमरा क्यों तोड़ रहे हो, चोर हो? एक सिविल राइट्स ग्रुप की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने बताया कि दंगों के दौरान 48 से 72 आवर्स के बीच दिल्ली पुलिस ने किसी हेल्प कॉल का आंसर नहीं किया। यानी लोग फोन करते रह गए पुलिस को कि आओ हमें प्रोटेक्शन दो, दंगों को रोको, हमारा घर जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स जब ग्राउंड पर लोकल लोगों से बात करने गए, उनकी तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स था। सबका एक ही कहना था कि पुलिस ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और ये चीज अगर आपको सुनी सुनी लग रही है तो ऐसी चीज दोस्तों कुछ महीने पहले भी हुई थी। जेएनयू में जब अटैक हुआ,
पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वहां पर भी पुलिस एक तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रही थी अटैकर्स को। और इस चीज में भी मैं हर एक पुलिस ऑफिसर पर दोष नहीं डालूंगा, क्योंकि ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स थे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहे थे, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये केस देखिए, इनफैक्ट जो 46 लोग मारे गए इन दंगों में, उनमें से 2 तो पुलिस ऑफिसर्स खुद ही थे। ये जो फेलियर है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर फेलियर है। दिल्ली पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई। दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। होम मिनिस्टर अमित शाह का फेलियर है ये कि वो दिल्ली पुलिस को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाए या फिर करना नहीं चाहते थे, ये कहें। यही रीजन है दोस्तों कि बहुत से लोग दिल्ली में हुए कम्युनल राइट्स को पोग्राम करके पुकारते हैं। पोग्राम शब्द का मतलब है कि एक ऐसा मॉब अटैक जिसको अप्रूव किया गया हो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज के द्वारा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हो मॉब को हमला करने में। और इस चीज की रूट कॉज है हमारे देश का पुलिस सिस्टम, जो कि एक पपेट बन गया है पॉलिटिशियंस के हाथों में। जैसी ये रूलिंग पार्टी चाहेगी वैसी ये पुलिस रिएक्ट करेगी। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रकाश सिंह, जो कि चेयरमैन है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के, वो कहते हैं कि पुलिस इनवेरिएबली रिफ्लेक्ट्स द बायस ऑफ द रूलिंग पार्टी। सब जानते हैं आज के दिन कि पुलिस जिस तरह से रिएक्ट करेगी वो रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। देश की जनता का भरोसा जब पुलिस से उठ जाता है तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बचता है जिस पर आम आदमी अपनी उम्मीद रख सकता है, वो है देश की जुडिशरी। और 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्मीद दिखाई जब उन्होंने जजमेंट दी कि उन्होंने एक्चुअली डांट लगाई दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर क्यों नहीं फाइल कर रहे हो कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ, वो नेताओं के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने लग रहे हैं। और पुलिस को ऑर्डर किया कि एफआईआर करो इनके ऊपर। लेकिन 27 फरवरी की रात को ही जिस जज ने यह डिसीजन लिया था, उन जज का उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया सरकार के द्वारा। ये जज थे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर। वैसे तो उनका ट्रांसफर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा लिया गया था कुछ हफ्ते पहले, और जब ये लिया गया था तब भी प्रोटेस्ट हुए थे। काफी लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया था कि इनका ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ऐसे ऑनेस्ट जजेस का ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सरकार ने ये डिसीजन लिया 27 फरवरी की सेम रात को, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर ऑर्डर करने को कहा इनके मिनिस्टर के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है सवाल उठता ही है कि क्या सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि अपने बीजेपी के मिनिस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए चाहे वो कितनी भी हेट स्पीच करते रहे। ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उठेगा ही। और अगले दिन दोस्तों जब ये दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया तो ये केस किसी और जज को चला गया, और तब हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि नहीं इमीडिएटली एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, आप अपना 1 महीने तक आराम से टाइम लो और फिर एफआईआर कर देना। अनफॉर्चुनेट चीज यह है दोस्तों कि राइट्स होने के बाद भी ना ही गोदी मीडिया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ लीडर्स अपनी हरकतों से बाज आए हैं। राइट्स में मरे हुए लोगों की डेथ्स को ये अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए, राजनीति के लिए और देश में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो 46 से ज्यादा लोग मारे गए दिल्ली राइट्स में, लेकिन आप टीवी चैनलों पे सिर्फ 1-2 मौतों के बारे में ज्यादा सुनेंगे, जैसे कि सभी कुछ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। इनमें से एक मौत है आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत, जिनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया, जिसमें कि सस्पेक्ट हैं आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ताहिर हुसैन। रिपोर्ट करना कोई गलत नहीं है इस चीज को, लेकिन जिस तरह से हमारे टीवी मीडिया इस इशू को रिपोर्ट कर रहा है जैसे कि सारा दिल्ली राइट्स इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, और जो दिल्ली पुलिस की फोटोज हैं जिसमें कि दिल्ली पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी दिखती है, जहां पर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरास को तोड़ रही है, उन सब चीजों को इग्नोर कर देता है हमारा नेशनल मीडिया और सिर्फ एक इस इशू को फैला रहा है, क्योंकि ये एजेंडा फैलाना चाहता है कि देखो मुस्लिम्स यहां पर अटैकर्स हैं और हिंदूज यहां पर विक्टिम्स हैं। बहुत से लोगों को सुनकर बड़ी तकलीफ होगी और अपना वॉट अबाउटिज्म का गेम चालू कर देंगे कि तू तब कहा था जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, तू तब कहा था जब औरंगजेब हमारे देश में आया था, तब क्यों नहीं अपनी आवाज उठाई। लेकिन रियलिटी यह है दोस्तों, जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाओगे उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। आज की रियलिटी यह है कि भड़काऊ भाषण देकर डर का माहौल क्रिएट करके कि देखो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जल्दी हथियार उठा लो नहीं तो ये आपको मार देंगे, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, इस तरह से लोगों को एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेला जा रहा है कि लोग लड़ने पर मजबूर हो जाएं, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाइयां बढ़े। हमारे हिंदू भाई है, भाई लोग उनकी मदद के लिए देखो हमारे साथ पुलिस भी है। जय श्री राम, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जय श्री राम। बीजेपी के भड़काऊ लीडर्स खुशी खुशी हिंदू मुस्लिम के डिवाइड को बढ़ाए जा रहे हैं, नफरत फैलाने लग रहे हैं। राइट्स के बाद के एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये तेजिंदर बग्गा है बीजेपी के लीडर, ये क्राउड फंडिंग करने लग रहे हैं हिंदू विक्टिम्स के लिए कि राइट्स में जो लोग मारे गए हम उनकी मदद करेंगे, आप पैसे डोनेट कीजिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं की मदद करेंगे, मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे ये लोग। इस तरह से दोस्तों सब कॉन्शियसली ये
हिंदू मुस्लिम में डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल ट्विटर पे ट्रेंड चलाता है कि आर्थिक बहिष्कार करो मुसलमानों का। ये देखिए इनके कॉपी पेस्ट ट्वीट्स। मेरे घर का ड्राइवर मुस्लिम था, मैंने उसे पापा से बोलकर निकलवा दिया काम से। आप सोचेंगे कि एक्चुअली में करने लग रहे हैं, लेकिन इनके कॉपी पेस्टेड अकाउंट्स बार बार अलग अलग अकाउंट सेम ट्वीट करने लग रहे हैं कि इनके सबके घर के ड्राइवर मुस्लिम थे, मैंने उनके पापा को बोलकर घर से निकलवा दिया। सुनने में थोड़ा फनी लगता है कि किस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन ये इनका एजेंडा देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड बढ़ाया जाए। अभी बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर से वहां पर बीजेपी के वर्कर्स गोली मारो के स्लोगन्स उठाते हुए पकड़े गए। वहां तो चलो ऑपोजिशन कंट्रोल्ड पुलिस है, इसलिए कोलकाता पुलिस ने उन्हें जल्दी से अरेस्ट कर लिया। लेकिन आप यहां पर सोचेंगे कि ये बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है, क्यों बार बार ऐसे डिवाइड फैलाई जा रही है। इसका आंसर दोस्तों एक येल की 2014 की स्टडी में, जिसने बताया था कि जब भी दंगे होते हैं, कम्युनल हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई होती है, बीजेपी जैसी पार्टीज का वोट शेयर बढ़ जाता है। इनफैक्ट हर एक मुस्लिम दंगे से आफ्टर एवरी राइट बीजेपी वोट शेयर इंक्रीजेस बाय 0.8%। ये उस येल की स्टडी ने बताया था। लेकिन ऐसे माहौल के बीच कहीं उम्मीद की किरण दिखती है तो वो है आप लोगों में दोस्तों, आम जनता में। दिल्ली राइट्स के दौरान ऐसे कई केसेस देखने को मिले जहां पर हिंदू, मुस्लिम्स और सिख्स सब साथ में आए एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि यमुना विहार में एक ह्यूमन चेन बनाई गई स्कूल के अराउंड बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग स्कूल में जा रहे थे। दिल्ली में गुरुद्वारे खुले रहे सबके लिए, जो भी राइट के विक्टिम्स थे उनको फ्री में खाना ऑफर किया गया, शेल्टर ऑफर करी गई। सीलमपुर की दलित कम्युनिटी ने मुस्लिम लोकेलिटीज की तरफ जाने वाली सड़कों को ब्लॉक करके रखा था कि राइटर्स उनकी तरफ ना आ पाए। रमेश पार्क एरिया में हिंदूज और सिख्स साथ में जुड़ गए और मुस्लिम लोकल्स को प्रोटेक्शन ऑफर करी ताकि उन तक कोई हार्म ना पहुंचे। ओल्ड मुस्तफाबाद में लोकल मुस्लिम शिव टेम्पल के अराउंड गार्ड करके खड़े रहे ताकि दंगा करने वाले लोग आकर मंदिर पर हमला ना कर सके। ऐसे ही मौजपुर में एक बजरंगबली मोहल्ला है, वहां के हिंदुओं ने मुस्लिमों को टेम्पल के अंदर छुपा कर रखा, बचा कर रखा ताकि दंगेबाज आकर उनको ना मार सके। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली, बाकी सब दिल्ली के काफी रीजन से, दिल्ली के लोगों से। जब हम सब लोग मिलकर देश में इसी तरह से यूनिटी प्रमोट करेंगे, इंसानियत को प्रमोट करेंगे, तभी देश में शांति बनी रह सकती है और देश आगे बढ़ सकता है। और तभी इन लोगों को, इन फोर्सेस को जो देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, धर्म को एक दूसरे से लड़वाना चाहती हैं, तभी इन्हें हराया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।